हेलो एवरीवन, डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में एसएससी सीजीएल टायर 1 2022 ऑल 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस सेक्शन से जो आपका 5 दिसंबर 2022 के दिन आपका एक पर्टिकुलर एग्जाम हुआ था। जो भी क्वेश्चंस आपके इस पर्टिकुलर शिफ्ट में पूछे गए थे जनरल अवेयरनेस सेक्शन से, मैं इन सारे क्वेश्चंस को आपके सामने इस पर्टिकुलर वीडियो में काफी डिटेल में मैं डिस्कस करने वाला हूं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता दूं, इस पर्टिकुलर सीरीज में मैं आपके साथ ये डिस्कस कर रहा हूं एसएससी सीजीएल टायर 1 2022 के जनरल अवेयरनेस की सीरीज। इसमें आप क्या सेट नंबर बोल सकते हैं कि 13 मैं डिस्कस कर रहा हूं और ये सेट नंबर 1 to 12 मैं आपके साथ ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। आई होप आप इस पर्टिकुलर सीरीज को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आपके जो भी एसएससी के अपकमिंग एग्जाम्स हैं उन सारे एग्जाम्स में आपके यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट इमेज यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर इमेज की बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये इमेज आपका जो है बेसिकली ये आपका क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग एंड द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपका इस स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछा गया था। ये सीधा सीधा आपका स्टेटमेंट पूछा गया था। तो आने वाले बोल सकते हैं कि जो भी क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे तो मैं आपके साथ में डिटेल में डिस्कस करूंगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं इसलिए बता रहा हूं कि एसएससी सीजीएल में आपके जो क्वेश्चंस पूछे गए 2022 टायर 1 के एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चंस आपके 11th एंड 12th साइंस से पूछे गए। इट मींस आप बोल सकते हैं कुछ क्वेश्चंस आपके बायोलॉजी के जो 12th या फिर 11th आपके जो है बोल सकते हैं कि जो है आपके बायोलॉजी से पूछे गए थे। तो जो भी आपका एक कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आनी चाहिए आपके अंदर कि किस टाइप के जो क्वेश्चंस जो आपके पूछे जा रहे हैं, इट मींस कहां से पूछे जा रहे हैं, उसका सोर्स क्या है। जनरल अवेयरनेस सेक्शन में बहुत ही कंफ्यूजन है। आप कहीं भी यूट्यूब पे कोई भी वीडियो सर्च करने के बाद से आपको वही जो है घिसे पुटे पुराने तरह के जो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए जा रहे हैं। तो बेसिकली आपको जो बेसिकली फोकस करना है कि जो आपका जनरल अवेयरनेस सेक्शन से जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसका लेवल क्या है, कहां से क्वेश्चंस एग्जामिनर जो है फ्रेम करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए मैं आपके सामने ये पर्टिकुलर वीडियो में लेकर के आ रहा हूं। ओके, तो बेसिकली आपको इस पर्टिकुलर सीरीज को बहुत अच्छे से एंजॉय करना है। ओके, शुरू करते हैं फिर आज का इंपॉर्टेंट वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। थोड़ी सी गाइडेंस देना आपके लिए बोल सकते हैं कि मस्ट था, आवश्यक था आपके लिए। क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको बेसिकली जो है वो बताना है कि जो आपका FIS जो आपका मेंस इंडोर हॉकी जो आपका जो है ये वर्ल्ड कप 2018 का जो है वो आपका कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था। बर्लिन आपका जर्मनी में, या फिर पोज्नेम पोलैंड में, या फिर वियना ऑस्ट्रिया में, या फिर जो है लेपेज जर्मनी में। तो याद रखिए बेसिकली आपका पर्टिकुलर जो आपका जो है ये जो आपका FIS मेंस इंडोर हॉकी वर्ल्ड कप 2018 का जो है बेसिकली आपका ये बर्लिन जर्मनी में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे इमेज पे देखिए, ये बेसिकली आपका होस्ट कंट्री आपका जो जर्मनी बोल सकते हैं कि बर्लिन में आपका ये पर्टिकुलर जो गेम है आपका होस्ट किया गया था 7 to 11 फरवरी। क्लियर? और ये आप बोल सकते हैं कि कुछ आपके फाइनल पोजीशन में आपका जो ऑस्ट्रिया जो है आपका चैंपियन बना था फर्स्ट टाइटल, और ये सेकंड नंबर पे आप बोल सकते हैं कि रनर अप बेसिकली आपका जो जर्मनी था, और ये ईरान को जो है थर्ड प्लेस मिला हुआ था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। आपको बेसिकली बताना है कितने आपके फंडामेंटल ड्यूटीज हैं आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गया आपको। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपके जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज जो है बेसिकली प्रोवाइड किया गया है। तो ये आपका जो आइडिया ऑफ जो फंडामेंटल ड्यूटीज का जो कॉन्सेप्ट का ये कहाँ किस आप बोल सकते हैं कि जो है आपका किस कॉन्स्टिट्यूशन से इसको जो अडॉप्ट किया गया आपका जो है ये रशिया ये से अडॉप्ट किया गया। आप बोल सकते हैं कि आपका रशिया पहले जो है सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करता था। और ये जो आपका फोर्थ ए में आपको देखने को मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन आपका जो 42nd अमेंडमेंट में आपका जो एक अमेंडमेंट हुआ था 1976। आप बोल सकते हैं कि जो है रिकमेंडेशन ऑफ द आपके जो स्वर्ण सिंह कमेटी, इसमें जो है बेसिकली आपके ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में तो आपके 10 जो है आपके क्या थे कि आपके फंडामेंटल बोल सकते हैं ड्यूटीज थे। लेकिन आपका 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक आपका जो है ये 2002 में जो बेसिकली आपका अमेंडमेंट हुआ था, इसमें क्या हुआ था कि बेसिकली जो है ये आपका जो फंडामेंटल ड्यूटीज को 11 फंडामेंटल ड्यूटीज को आपका जो है इंसर्ट किया गया था। ये आपका जो है 11 फंडामेंटल ड्यूटीज आपको देखने को मिलेगा आपका जो है आर्टिकल आपका 15(1)(a) में, और ये आपका जो 15(1)(a) जो पार्ट जो आप बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का आपका ये फोर्थ पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। और ये पार्ट फोर्थ जो है DPSP बोल सकते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। DPSP का कॉन्सेप्ट जो आयरलैंड से बोल सकते हैं इंस्पायर्ड है, आप ऐसा बोल सकते हैं। और ये आपके 11th फंडामेंटल ड्यूटीज है, इसको आप एक नजर मार सकते हैं। ये बेसिकली आपकी एग्जाम से पूछा भी गया था आपके डिफरेंट सीट्स में। ये आपका पर्टिकुलर ये आपका फंडामेंटल आपका जो है थर्ड आपका जो है फंडामेंटल ड्यूटीज टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी इन यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। क्लियर?
और ये आपको जो एक थोड़ी सी नजर मार लेना, क्योंकि मैं वीडियो की लेंथ इसकी लंबी हो जाएगी, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। फंडामेंटल ड्यूटीज आपको ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो भी आपके इंडियंस होते हैं इसको फॉलो करने के लिए। क्लियर, सेफ गार्ड होना चाहिए आपका, बोल सकते हैं कि पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्जर्व वायलेंस। उसके बाद से आप बोल सकते हैं कि जो भी आपका जो है नेशनल एंथम इसको आपको रिस्पेक्ट देना है, नेशनल फ्लैग, उसके साथ साथ जो भी आपके जो है आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन इसको आपको जो है आपका क्या होना चाहिए, उसके प्रति आपका रिस्पेक्ट होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन को जो भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशन उसको आपको फॉलो करना है। तो ये बहुत अच्छी बात कही गई है फंडामेंटल ड्यूटीज में, आपको एक बार अच्छे से इसको जो है रीड कर लेना है खुद से। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है। ये क्वेश्चन बेसिकली आपका जो पूछा गया था, बोल सकते हैं ज्योग्राफी टॉपिक से। ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है ये बेसिकली जो है आपका ये ओरिजिन इसका कहां से हमें देखने को मिलता है, अरेबियन सी या फिर पैसिफिक ओशियन, या फिर जो है बेसिकली आपके इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना है कि ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होता है ये ओरिजिन कहाँ पे होता है। ये बेसिकली अरेबियन सी में या फिर जो है पैसिफिक ओशियन में या फिर बे ऑफ बंगाल में या फिर मेडिटेरेनियन सी में। तो याद रखिए बेसिकली जो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है तो आपका ये बे ऑफ बंगाल आपका जो है वो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो होते हैं आप बोल सकते हैं वायलेंट स्टॉर्म्स होते हैं, आपके ओरिजिनेट होते बोल सकते हैं कि ओवर द ओशन इन द ट्रॉपिकल एरियाज। क्लियर, लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपको याद रखना है बे ऑफ बंगाल में हमें देखने को मिलता है। और ये आपके जो मोस्ट डिवास्टेटिंग आपके जो नेचुरल कैलेमिटीज होती है आप बोल सकते हैं कि आपका ये ट्रॉपिकल साइक्लोन, और इसे हम डिफरेंट नेम से भी नाम से जानते हैं। इंडियन एशियन में इसे हम साइक्लोन्स कहते हैं, और ये हरिकेन्स बोलते हैं अटलांटिक में, और ये आपका टाइफून जो इसको बोला जाता है वेस्ट पैसिफिक में, और उसके साथ साथ ये साउथ चाइना सी में इसको क्या बोला जाता है, टाइफून्स बोला जाता है। और ये विली विली जो है बेसिकली इसे हम वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में इस पर्टिकुलर साइक्लोन को डिफरेंट नाम से जानते हैं। क्लियर, तो ये पर्टिकुलर आपसे एग्जाम से पूछा जाता है कि विली विलीज जो है किस एरिया में बेसिकली जो है साइक्लोन को का जो है डिफरेंट जो नेम जो है वो किस एरिया में इसको कहा जाता है, वेली विलेज। क्लियर, टाइफून्स और उसके बाद से हरिकेन, और ये बोल सकते हैं कि आपका जो है वेली विलेज के बारे में। और ये साइक्लोन्स तो बेसिकली इंडियन ओशियन में इसे नाम दिया गया है, इसे कहा जाता है बेसिकली। ऐसे पॉइंट को आपको ऐसे याद रखना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं बेसिकली ओरिजिनेट होते हैं और इंटेंसिफाई करते हैं ओवर बोल सकते हैं कि वार्म ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। और ये जो इसका जो कंडीशंस बोल सकते हैं कि फेवरेबल आपको देखने को मिलेगा फॉर्मेशन एंड इंटेंसिफिकेशन ऑफ द ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स। और ये आपके लार्ज सी जो सरफेस जो होता है किसके साथ, आपका टेम्परेचर आपका जब हायर होगा किससे 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये प्रेजेंस होना चाहिए क्या, कोरियोलिस फोर्स भी बोल सकते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बोल सकते हैं कि जो ओरिजिन के लिए आपका ये इंपॉर्टेंट होता है कोरियोलिस फोर्स। क्लियर, और ये स्मॉल वेरिएशन होना चाहिए, वर्टिकल विंड स्पीड में होना चाहिए, और उसके साथ साथ जो आपको देखने को मिलेगा वीक लो प्रेशर, उसके बाद से एरिया, और उसके साथ साथ जो है लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन होना चाहिए। अपर आप बोल सकते हैं कि डाइवर्जेंस के साथ साथ आपको जो सी के ऊपर और उसके साथ साथ जो लेवल सिस्टम भी आपको देखने को मिलेगा, सी लेवल सिस्टम ये आपको देखने को मिलेगा। और ये एनर्जी उसके साथ साथ जो है आपको स्टॉर्म और ये आपको देखने को मिलेगा। जो भी कंडेंसेशन जो होता है वो प्रोसेस जो आपके जो आप बोल सकते हैं कि जो है जो ये आपका कुमुलोमिनम बस आपका एक क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है जो आपके चारों तरफ देखने को मिलेगा, स्टॉर्म के चारों तरफ। ये आपका जो है ये जो प्लेस जो होता है बेसिकली आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन में ये बेसिकली क्रॉस करता है कोस्ट में, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, उसे हम लैंडफॉल ऑफ द साइक्लोन कहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, लैंड ऑफ द साइक्लोन कहते हैं। और ये साइक्लोन जो होता है बेसिकली आपका ये जब ये क्रॉस करता है 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, जनरली ये आपका क्या करता है, रिकर्व करता है, और ये बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। जब ये क्रॉस करता है 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तो ये बेसिकली आप बोल सकते हैं रिकर्व, और उसके साथ साथ ये बहुत ज्यादा आपका डिस्ट्रक्टिव होता है इस पर्टिकुलर कंडीशन में। क्लियर, और ये जो आपका मैच्योर ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होता है उसे बेसिकली कैरेक्टराइज किया जाता है, और इसका जो सर्कुलेटिंग विंड अराउंड जो सेंटर जो होता है उसे हम आई के नाम से जानते हैं। आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर इमेज को भी मैंने इंसर्ट किया, आप इस पर्टिकुलर एरिया पे फोकस कीजिए, इसी को हम क्या बोलते हैं, आइज के नाम से जानते हैं। तो ये बेसिकली क्या है कि वर्टिकल सेक्शन है आपका ये ट्रॉपिकल साइक्लोन का। आफ्टर आप बोल सकते हैं कि जो है आपको ये देखने को मिलेगा, ये आपका जो है रामा बोल सकते हैं कि आपका ये सेस्ट्राई। क्लियर, आफ्टर रामा सेस्ट्राई। तो ये पर्टिकुलर आपका ये इमेज है, यहाँ से आप कुछ आपके माइंड में क्लैरिटी होना चाहिए। आपका ये आउटफ्लो होता है, देन आपका ये रेन बैंड्स, उसके बाद से आपका ये आइज पे फोकस करना है। ये आपका जो है रेन बैंड्स, ये यहाँ पे भी आउटफ्लोज देखने को मिलता है, और ये आपका अनडिस्टर्ब विंड्स, और ये आपका जो है ट्रोपोपाउस में आपको फोकस करना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से ये जो आपका आई वाला जो रीजन जो होता है वो काम होता है, और ये आप बोल सकते हैं कि सबसिडिंग एयर के साथ होता है। ये आपका आई जो पोजीशन जो होता है आपका ये बोल सकते हैं कि किसमें, आपके साइक्लोन में।
और ये जो आई के चारों तरफ जो होता है आई वॉल में देखने को मिलता है, जहां पे आपके स्ट्रॉन्ग और उसके साथ साथ जो स्पाइरलिंग आपके जो एसेंट ऑफ एयर के साथ साथ जो ग्रेटर हायर रीचिंग आपके बोल सकते हैं कि ट्रोपोपाउस देखने को मिलता है, रीचिंग द ट्रोपोपाउस, ये आपको देखने को मिलेगा ट्रोपोपाउस। क्लियर? तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। और ये जो विंड जो होता है बेसिकली आपका रिस्क होता है बोल सकते हैं कि मैक्सिमम वेलोसिटी किस रीजन में आपके जो है एट द हाइट ऑफ द 250 किलोमीटर पर आवर, 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बोल सकते हैं कि आपका ये जो विंड जो है बेसिकली आपका ये रीच होता है वेलोसिटी किस इस रीजन में, इस पर्टिकुलर रीजन में। क्लियर? और ये आपका जो टोरेंशियल आपका रेन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। और ये डायमीटर जो होता है स्टॉर्म ओवर बोल सकते हैं कि बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के साथ साथ इंडियन ओशियन में बिटवीन आपका जो है 600 to 1200 किलोमीटर पर आवर, ये बहुत ज्यादा बोल सकते हैं कि आपका ये स्पीड देखने को मिलता है। इसका डायमीटर होता है बेसिकली, आपको ऐसे याद रखना। और ये सिस्टम बोल सकते हैं कि जो है मूव्स स्लोली अबाउट 300 to 500 किलोमीटर पर डे, ये इंपॉर्टेंट डाटा है, आप याद रखेंगे। और ये जो साइक्लोन जो होती क्रिएट्स करता है स्टॉर्म सर्जेस, और उसके साथ साथ ये इननडेट के साथ साथ ये कोस्टल फ्लो लो लैंड्स, उसके साथ साथ ये जो आपका स्टॉर्म जो होता है आपका पीटर्स आउट ऑन द लैंड भी हमें देखने को मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था साइक्लोन से रिलेटेड, आई होप आपको समझ में आया होगा। जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, आप बोल सकते हैं कि जो भी मैं पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ ये इमेज भी आपका एनसीईआरटी बुक से ही मैंने इसको पिकअप किया है, तो यहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। ये थोड़ा सा आप यहाँ पे ट्रोपोपाउस पे फोकस कीजिएगा, देन आइस पे फोकस कीजिएगा, रैन बैंड और ये आउटफ्लो। क्लियर? और ये आपका सबसेटिंग आपका ये वार्म एयर होता है। और इस तरीके से आपका ये आई वॉल हमें देखने को मिलता है, आई के चारों तरफ आई वॉल देखने को मिलता है। क्लियर? और ये आपका जो है डायरेक्शन होता है आपका जी स्टॉर्म का। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। आपको बताना है बेसिकली जो आपके यूटी और स्टेट्स में जो आपका हाईएस्ट डेंसिटी किलोमीटर पर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011, किस आपका यूटी या फिर स्टेट का जो सबसे हाईएस्ट डेंसिटी देखने को मिला था? पौंडीचेरी या फिर चंडीगढ़ या फिर उत्तर प्रदेश या फिर बिहार? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? बिहार में हमें देखने को मिला था। ये बोल सकते हैं कि 2011 में जो है सबसे डेंसिटी जो है बिहार स्टेट का था। और ये बोल सकते हैं कि इंडिया पूरा जो डेंसिटी था आप बोल सकते हैं कि इंक्रीज फ्रॉम अ फिगर ऑफ द 324 से लेकर के 382 जो है पर स्क्वायर किलोमीटर। मींस अभी जो आपका 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग जो आपका 382 आप बोल सकते हैं डेंसिटी था पूरे इंडिया का। बिहार का सबसे ज्यादा था बोल सकते हैं 1106, और ये आपका जो है वेस्ट बंगाल का जो है सेकंड नंबर पे बोल सकते हैं 1028, एंड केरल का जो है आपका जो 860। पॉपुलेशन डेंसिटी आपका जो इंक्रीज हुआ था बेसिकली रेट आप बोल सकते हैं कि 7.54 से आपका जो है बोल सकते हैं कि जो है जो आपका 2001 से लेकर के 2011 में जो डेंसिटी इंक्रीज आपका हुआ था उसका रेट क्या था? 17.54 था। क्लियर? इनमें से किस कॉलेज को जो एस्टैब्लिश किया गया था बनारस में 1791 में? दयानंद कॉलेज या फिर शिवाजी कॉलेज या फिर हिंदू कॉलेज या फिर संस्कृत कॉलेज? तो याद रखिए संस्कृत कॉलेज को एस्टैब्लिश किया गया था बनारस में 1791 में। आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट पे फोकस करना है। ये जो आपके जोनाथन डंकन इन्होंने एस्टैब्लिश करी थी संस्कृत कॉलेज वाराणसी में, और ये आप बोल सकते हैं कि हिंदूज लॉज एंड फिलोसफी को स्टडी करने के लिए 1791 में। इस समय आपके जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे और उसके साथ साथ जो है आपके जो ये गवर्नर थे आपके जो ही वाज द गवर्नर ऑफ द बॉम्बे, जोनाथन डंकन। क्लियर? और ये संस्कृत कॉलेज जो है बेसिकली 1974 में इसको जो है रीनेम किया गया था संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी के नाम से। और इस समय जो आपके गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। बेचू से भी आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इसको कब एस्टैब्लिश किया गया था? इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1916 में, 1916 में, आप ऐसा याद रख सकते हैं। इसको किसने एस्टैब्लिश किया था? पंडित मदन मोहन मालवीय। ये इंपॉर्टेंट नाम आपको याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट नाम आपसे पूछा जाता है कि आपके जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को किसने एस्टैब्लिश किया था? तो ये इंपॉर्टेंट फेमस पर्सनालिटी थे आपके जो है पंडित मदन मोहन मालवीय जी। क्लियर? और ये आप डीएवी के बारे में आप याद रख सकते हैं। ये आपका जो है डीएवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1938 में। ये आपका जो है एक इंटरमीडिएट कॉलेज जो है बेसिकली आपका ये रिकॉग्नाइज किया गया है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के द्वारा। ये बेसिकली आपका ये दयानंद कॉलेज को ही बोल सकते हैं। ये आपका जो है डीएवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज। तो ये आपके ऑप्शन में था, तो मैं इसके बारे में भी डिस्कस किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, आपको बताना है कि लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द राइस इसमें से कौन सा कंट्री है आपका जो है टॉप 1 नंबर पे? आपको ऐसे बताना है, चाइना या फिर जापान या फिर इंडिया या फिर इजिप्ट? तो याद रखिए चाइना जो है बेसिकली आपका लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइस, इसका आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। और ये आपका जो सेकंड नंबर पे बोल सकते हैं कि जो इंडिया आपका जो है वो बोल सकते हैं कि राइस के प्रोडक्शन में। उसके बाद से इंडोनेशिया, बांग्लादेश, वियतनाम, थाईलैंड एंड म्यांमार क्या है कि आपके ये मेजर बोल सकते हैं कि प्रोड्यूसर ऑफ द राइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है
बेसिकली आपके करंट अफेयर का क्वेश्चन था कि एम्स में के जो न्यू दिल्ली में आपका जो है जो आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ द मेडिकल साइंस है जो आपको न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है, सितंबर 2022 में जो है बेसिकली इसके जो आपके डायरेक्टर कौन आपके अपॉइंट हुए थे, आपके जो है राज सुब्रमण्यम या फिर मिस्टर बोल सकते हैं कि मिस्टर श्रीनिवास या फिर जो है कृष्णन रामानुजन या फिर नितिन चौधरी बोल सकते हैं या फिर सुख यहाँ पे लिखा हुआ है तो टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है इट में भी। तो बेसिकली इसका आंसर क्या होगा, आपका जो मिस्टर श्रीनिवास को जो है अपॉइंट किया गया था न्यू डायरेक्टर ऑफ द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ द मेडिकल साइंस सितंबर 2022 में। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ द मेडिकल साइंस इसको कब क्रिएट किया गया था, 1956 में। और ये बोल सकते हैं कि जो आपका ये जो आपकी कब की न्यूज थी, बोल सकते हैं कि सितंबर 2020 की न्यूज थी। विंटर ओलंपिक्स जो 2026 हुआ था बेसिकली ये होस्ट किसके द्वारा किया गया था, ये आपका जो है किया जाएगा, किसके द्वारा होस्ट किया जाएगा, रशिया या फिर कनाडा या फिर इटली या फिर फ्रांस। तो याद रखिए इटली के द्वारा जो है ये बेसिकली आपका ये विंटर ओलंपिक 2026 का जो बेसिकली आपका होस्टेड कंट्री जो है आपका ये इटली है। ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये बेसिकली जो है ये आपका जो है ओलंपिक विंटर गेम्स जो है जब आपका मिलान एंड कोर्टिना इटली के दो आपके जो है सिटी में बेसिकली आपका ये पर्टिकुलर गेम होने वाला है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि बेसिकली इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन जो आपके ऑडिटोरियम जो आपके तेहरान और ये आप जो है किस पर्टिकुलर जो है बेसिकली तेहरान के एक ऑडिटोरियम का जो किस म्यूजिशियन के नाम पे वो रखा गया था, ईरान में जो बेसिकली आपका ये देखने को मिलेगा। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान या फिर जो उस्ताद सुल्तान खान या फिर जो उस्ताद जाकिर हुसैन या फिर उस्ताद विलायत खान। तो याद रखिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम पे जो है एक आपके ऑडिटोरियम जो आपका तेहरान में आपका जो है वो सिचुएटेड है, उसके इनके नाम पे जो है उस पर्टिकुलर ऑडिटोरियम का नाम रखा गया था। ऑप्शन आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खान was the so famous all over the world that is in Tehran and auditorium has been named after him. Clear. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है विच टाइप ऑफ द रॉक, टाइप के रॉक जो है बेसिकली इसको कंसीडर किया जाता है बायोलॉजिकल सेडिमेंट्री रॉक। बायोलॉजिकल सेडिमेंट्री रॉक के बारे में आपको बताना है इस पर्टिकुलर ऑप्शन में से बॉक्साइट, मार्बल या फिर ग्रेनाइट या फिर लाइमस्टोन। तो बेसिकली ये आपका जो है ये लाइमस्टोन जो होता है आपका बायोलॉजिकल सेडिमेंट्री रॉक होता है। ये आपका जो सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक का मीनिंग क्या होता है बेसिकली आपको याद रखना, जिसका मीनिंग होता है आपका लैटिन वर्ड आपका जो है सेडिमेंटम से मिलकर के बना होता है, जिसका मीनिंग होता है आपका जो सेटलिंग। और ये रॉक्स आपके जो इग्नियस सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स जो आपके अर्थ के सरफेस पे आपको देखने को मिलेगा, इसमें क्या होता है कि डिन्यूडेशनल आपके जो एजेंट्स होते हैं जैसे इसको ब्रेक डाउन किया जाता है और ये वेरियस साइजेस में और ये फ्रेगमेंट से बेसिकली आपको देखने को मिलेगा सेडिमेंट्री रॉक। तो ये बेसिकली रॉक साइकिल के बारे में मैं पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस भी किया था आपसे जो है, अगर उस पर्टिकुलर सीरीज सेट को आप देखेंगे सेट नंबर आई थिंक 10 या फिर 11 में आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा भी गया था, तो मैं डिटेल में डिस्कस भी वहां पे किया हूँ। ओके। और ये आपके डिफरेंट टाइप्स के रॉक होते हैं आपके सेडिमेंट्री रॉक बोल सकते हैं, इसको क्लासिफाई किया गया मेजर ग्रुप्स में। मैकेनिकली फॉर्म्ड ये आपका जो सैंडस्टोन हो गया, कॉन्ग्लोमेरेट हो गया, लाइमस्टोन, सेल्स और उसके बाद से ये आपका लोएस हो गया। क्लियर। और ये ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड ये आपका जो है ये सेराइट और उसके बाद से जो चाक लाइमस्टोन आपके तीनों कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया, आपको ध्यान रखना है। क्लियर। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चंस इस तरीके से भी फ्रेम कर सकता है और ये कुछ एग्जांपल्स है आपके ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड आपके जो सेडिमेंट्री रॉक्स के और केमिकली फॉर्म्ड रॉक्स के आपके जो चार्ट लाइमस्टोन, हैलाइट, पोटास और ये सब आपके जो एग्जांपल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे केमिस्ट्री सब्जेक्ट से पूछा गया था, आपको बताना था किसने जो है 3 एलिमेंट्स की डिस्कवरी करी थी, सेरियम, थोरियम एंड सेलेनियम। और उसके साथ साथ उन्होंने एडवाइस भी दिया था मॉडर्न मेथड्स, जिसके द्वारा जो बोल सकते हैं कि जब हम किसी भी एलिमेंट्स का सिंबल को यूज करते हैं तो फर्स्ट और उसके साथ साथ जो है सेकेंड लेटर्स को हम क्या कर सकते थे कि हम किसी भी एलिमेंट्स को सिंबल के रूप में यूज कर सकते थे। क्लियर। तो ये जो कॉन्सेप्ट दिया गया था कि किस साइंटिस्ट की बात हो रही है, पर्टिकुलर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। जैसे मान लीजिए कि आप जो है सिंबल लिखते हैं सोडियम का, तो सोडियम का सिंबल क्या होता है आपका Na होता है, लेकिन ये बेसिकली जो इसका सोडियम का लैटिन नेम होता है नेट्रियम, उसकी वजह से हम इसका क्या लिखते हैं कि जो है Na जो है एज ए सिंबल के रूप में लिखते हैं सोडियम का। लेकिन मान लीजिए अगर आपको लिखना हो पोटेशियम का तो क्या होता है बेसिकली इसका भी लैटिन नेम होता है, लेकिन जैसे कि आपका और कोई सिल्वर हो गया, मान लीजिए कि सिल्वर हो गया, तो सिल्वर का बेसिकली लैटिन नेम आपका अर्जेंटम होता है, तो इसका भी सिंबल आपका Ag होता है। और भी आपके डिफरेंट जो एलिमेंट्स के लिए बेसिकली उसका अल्फाबेट के 2 वर्ड्स जो होते हैं वो बेसिकली यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि सिलिकॉन हो गया, तो सिलिकॉन का जो है बेसिकली इसका फर्स्ट लेटर उसके साथ साथ सेकेंड लेटर्स को भी सिंबल के रूप में यूज किया जाता है। क्लियर। जैसे मान लीजिए कि सल्फर का भी सिंबल आपका एस हो गया और अगर सिलिकॉन का भी अगर एस हो जाएगा तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन सा आपका सिंबल सल्फर का है या फिर कौन सा आपका जो है
ये सिलिकॉन का, इसलिए जो है फर्स्ट लेटर के साथ साथ जो सेकेंड लेटर को भी यूज करने के लिए ये रिकमेंडेशन दिया गया था, ये एडवाइस दिया गया था। किस पर्टिकुलर साइंटिस्ट के बारे में बात हो रही है, पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको समझ में आया? तो आपका फर्स्ट जो ऑप्शन है आपका मेंशन है हेनिंग ब्रांड, या फिर जो नील्स बोर, या फिर जो जैकोब वर्जिलियस, या फिर जॉन डाल्टन। तो याद रखिए ये कॉन्सेप्ट जो है वर्जिलियस सर के द्वारा दिया गया था। और ये एलिमेंट आपका जो सेरियम जो होता है बेसिकली आपका जो है इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 58 होता है, और ये बोल सकते हैं कि आपका ये एफ लॉग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से ये बेसिकली उसमें आपको देखने को मिलेगा, एफ लॉग के ग्रुप में लेंथेनॉइड्स की कैटेगरी में इसको रखा जाता है। और ये थोरियम का एटॉमिक नंबर 90 होता है, और ये आपको जो एक्टिनोइड में देखने को मिलेगा, एक्टिनोइड सीरीज में। लेंथेनॉइड एंड एक्टिनोइड दोनों ही आपके जो है बोल सकते हैं कि जो है आपका ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के अंदर इसको इंक्लूड किया गया है। और ये सेलेनियम जो एलिमेंट है इसका बेसिकली एटॉमिक नंबर आपका जो है 34 होता है, ये भी आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। क्लियर? तो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि ये जो आपका डाल्टन जो है एक इंपॉर्टेंट फर्स्ट साइंटिस्ट है, उन्होंने जो है एलिमेंट्स को जो भी आपके एलिमेंट्स का जब ये चल रहा था कि कैसे हम किसी भी एलिमेंट्स को सिंबल्स के रूप में यूज करें, तो उन्होंने पहला जो है पहले उन्होंने प्रयास किया था, जॉन डाल्टन ने ही प्रयास किया था। उन्होंने क्या किया था कि कुछ सिंबल यूज किया था, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन को जो है हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, कार्बन को हम इस तरीके से गोला बना करके इसको ऐसे करके इसको सर्कल इसको क्या कर देंगे, इसको बोल सकते हैं कि इसको कलर कर देंगे, तो ये आपका कार्बन का सिंबल हो जाएगा, ये आपका ऑक्सीजन का हो जाएगा, ये फास्फोरस का हो जाएगा, ये सल्फर का हो गया, ये आयरन का हो जाएगा, ये कॉपर का हो जाएगा। इस तरीके से उन्होंने पहली बार बोल सकते हैं कि जो जॉन डाल्टन ने प्रयास किया था, लेकिन आगे चल करके जो वर्जिलियस ने सजेस्ट किया था ये पर्टिकुलर आपका जो भी 2 लेटर्स यूज किया जाएगा बोल सकते हैं कि एलिमेंट्स के एज ए सिंबल के रूप में। आई होप आपको समझ में आया होगा। और नील्स बोर के बारे में भी आपके एग्जाम से क्वेश्चंस पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आपके ये क्लास 9th एनसीईआरटी से मैंने फैक्ट को इंक्लूड किया है, और ये आपके ऑप्शन में नील्स बोर भी मेंशन था, इसलिए आपके बारे में इनके बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। नील्स बोर का जन्म आप बोल सकते हैं कि जो 1885 से लेकर इनका 1962 तक इनका ड्यूरेशन रहा है, और ये बोल सकते हैं कि 7 अक्टूबर 1885 में इनका जो है बॉर्न हुआ था। और ये आपके जो है अपॉइंट हुए थे आपके फिजिक्स के कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर 1916 में। इनको नोबेल प्राइज दिया गया था ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम इन 1922। ये आपसे पूछा जा सकता है। और ये आपके जो बोर्ड्स न्यूमरस उनके राइटिंग्स है, द फेरिंग उनके बुक्स के कुछ नाम यहाँ पे मेंशन है, द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड द एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन एंड द एटॉमिक थ्योरी, और उसके साथ है द डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचर। तीनों ही बुक इनके आपके जो है नील्स बोर सर का है। क्लियर? और ये न्यूक्लियर मॉडल इनके द्वारा दिया गया था, जो आपका मॉडल जो है एटम के, अगर मैं बारे में बात करूं तो एटम का न्यूक्लियर मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? नील्स बोर सर के द्वारा। इनके द्वारा ये कहा गया था कि सेंटर में आपका क्या होता है कि न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में क्या होता है कि आपके प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि इसके चारों तरफ जो है वो रिवॉल्व करते हैं। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट दिया गया था बोल सकते हैं कि नील्स बोर सर के द्वारा। और ये आपको याद रखना है कि आपका जो इसमें जो सेंटर में जो आपका प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो होता है बेसिकली न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को हम कलेक्टिवली जो है किसके नाम से जानते हैं? न्यूक्लियॉन के नाम से जानते हैं। तो ये भी क्वेश्चंस आपको याद रखना है। और इलेक्ट्रॉन आपके जो है वो सर्कुलर पाथ्स में क्या करते हैं कि रिवॉल्व करते हैं। ये आपका जो है न्यूक्लियर मॉडल है एटम का। और ये आपके जो है जॉन डाल्टन के बारे में जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि डाल्टन के द्वारा जो एटॉमिक थ्योरी सबसे पहले सजेस्ट किया गया था कि जो आपका एटम जो है बेसिकली आपका इनडिविजिबल है और ये इनडिस्ट्रक्टिबल है। इनके द्वारा ये कहा गया था कि एटम जो है आपका, मान लीजिए कि कोई आपका ये पार्ट है, इस पार्ट को आप क्या करते हैं किसी भी पर्टिकुलर चीज से इसको डिवाइड कर रहे हो, तो किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल उन्होंने कहा था कि आपका ये एटम होता है। और एटम को हम क्या कर सकते हैं? डिवाइड फर्दर नहीं कर सकते हैं, और ना ही इसको हम डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इनका ये कॉन्सेप्ट जो है ये जब ये सामने आई, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, तो इनका स्टेटमेंट आपका जो इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन जो आपका ये एटम जो होता है वो डिविजिबल होता है, बोल सकते हैं कि विभाज्य होता है। उसमें बोल सकते हैं कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आपके न्यूक्लियस में देखने को मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। तो इनका ये जो आपका जो बोल सकते हैं कि इनका थ्योरी का कॉन्सेप्ट था फर्स्ट, बोल सकते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का, ये आपका जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है। डिफरेंट आपके जो है एटम्स को लेकर के जो है मॉडल दिया गया था। फर्स्ट मॉडल आपसे पूछा भी जाता है आपका जो है ये जॉन डाल्टन, सॉरी ये आपका जो है जे थॉमसन के द्वारा जो पहला आपका ये मॉडल दिया गया था, जिसे हम वाटरमेलन मॉडल के भी नाम से जानते हैं, वाटरमेलन मॉडल या फिर प्लम पुडिंग मॉडल। तो ये जे थॉमसन का मॉडल आपके एसएससी के एग्जाम से पूछा भी जाता है, तो आपको याद रखना है। क्लियर? और ये जे थॉमसन आपके फर्स्ट पर्सन थे, उन्होंने प्रपोज किया था मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो ये पूछा जाता है, इनके मॉडल को हम प्लम पुडिंग मॉडल या फिर कह सकते हैं कि जो है इनके मॉडल को वाटरमेलन मॉडल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। आपको बताना है इंडिया के रिस्पेक्ट में, आपको जो इंडिया फॉरेन ट्रेड के रिस्पेक्ट में आपको बताना है किस ईयर जो है बेसिकली ये रिफर किया जाता है ईयर ऑफ द डिवाइड।
2010 ईयर को या फिर 1991 को या फिर 1981 को या फिर 1996। तो याद रखिए ये बेसिकली जो है 1991 का ईयर था आपका जो है इंडिया का जो है फॉरेन ट्रेड के रिस्पेक्ट में आपका ये डिवाइड ईयर के नाम से आपका ये जाना जाता है 1991। और ये आपका जो इकोनॉमिक बोल सकते हैं कि एक क्राइसिस हमें देखने को मिला था इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के समय। इंपॉर्टेंट आपका ये कंडीशंस आप ऐसा बोल सकते हैं। क्लियर। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का जो इलेक्शन जो होता है किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है? सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के द्वारा या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो याद रखिए स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये बेसिकली पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का जो इलेक्शन कंडक्ट किया जाता है। ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में आपको याद रखना है जो आपके स्टेट इलेक्शन कमीशन के जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है। फर्स्ट तो आपको याद रखना है कि ये कंडक्ट कराते हैं बेसिकली इलेक्शन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड सेकंड आप बोल सकते हैं कि प्रिपेयर करते हैं इलेक्टोरल रोल्स और ये अपॉइंटमेंट जो होता है आपका डेट्स ऑफ फॉर किसके लिए नॉमिनेशंस के लिए ये इनके द्वारा ही बेसिकली अपॉइंटमेंट किया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा। क्लियर। पब्लिक नोटिस जो इलेक्शन के होते हैं इनके द्वारा दिया जाता है। नॉमिनेशंस ऑफ कैंडिडेट्स भी इलेक्शन के लिए इन्हीं के द्वारा दिया जाता है और ये पब्लिकेशन जो भी लिस्ट होता है आपका कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट्स का जो भी आपके विनर होते हैं उनके लिस्ट जो इन्हीं के द्वारा जारी किया जाता है पब्लिश किया जाता है। फिक्सिंग आप बोल सकते हैं कि टाइम किसके लिए? पोल के लिए। और ये एडजर्नमेंट करते हैं स्थगित करते हैं पोल किसके लिए? इमरजेंसीज में। क्लियर। आपातकाल में। और ये काउंटिंग जो होता है ये किसके लिए? आपके जो वोट की ये काउंटिंग इनके द्वारा ही किया जाता है स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ये क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से पूछा गया था। मनी मल्टीप्लायर जो होता है इसको हम एक्सप्रेस करते हैं। बेसिकली आपका एक फॉर्मूला होता है मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू बेसिकली क्या होता है 1 अपॉन कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो को हम CRR भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में कैश रिजर्व रेशियो। क्लियर। ऑप्शन आपका फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैंने जो है इन्फॉर्मेशन दिया है मनी मल्टीप्लायर 1 अपॉन कैश रिजर्व रेशियो। आपको ये चैप्टर देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर चैप्टर में मनी एंड बैंकिंग चैप्टर में पर्टिकुलर फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा। मैं सोर्स बता रहा हूँ NCERT में आपको ये फॉर्मूला देखने को मिल जाएगा। क्लियर। मनी मल्टीप्लायर में आपका ये जो CRR का जो वैल्यू होता है आपको दिया होगा। अगर आपसे न्यूमेरिकल्स भी अगर पूछा जाता है तो CRR का रेशियो आपका दिया रहेगा। मान लीजिए कि यहाँ पे 20% है तो 20% को 0.2 भी लिख सकते हैं और ये आपका जो 5 देखने को मिलेगा। क्लियर। डिवाइड करेंगे तो एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे एग्जांपल उसमें दे रखा है उस बुक में, उसको थोड़ा सा आप लोग रीड कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं सोर्स डिस्कस करने की ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आपको कम से कम आइडिया तो चले कि क्वेश्चंस पूछे कहाँ से जा रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है आपको बताना है कि जो बेसिकली ये कंपाइलर माने जाते हैं पुराण के साथ साथ ये महाभारत के किस सेज की बात हो रही है? आपके संत बोल सकते हैं कि वशिष्ठ या फिर संत भारद्वाज या फिर जो है व्यास या फिर जो है आपके वाल्मीकि जी। तो याद रखिए आपके जो है ये कंपाइलर माने जाते हैं पुराण के साथ साथ महाभारत दोनों के आपके जो संत व्यास। क्लियर। वाल्मीकि जी इन्होंने बोल सकते हैं कि रामायण के बोल सकते हैं रामायण की आपके जो है रचयिता कौन थे? राइटर कौन थे? आपके जो है वो महर्षि वाल्मीकि जी थे। क्लियर। और उन्होंने संस्कृत भाषा में इनको कंपाइल किया था, इनको जो है कंपोज किया था। क्लियर। और ये आपका जो है वेद व्यास के बारे में आपको याद रखना है। ये इन्होंने जो बेसिकली जो है इनके बारे में जो वेद को उन्होंने क्लासिफाई किया था इनके लिए भी ये फेमस है बोल सकते हैं। और उन्हें महाभारत को उन्होंने जो कंपाइल किया था और ये आपके जो ये इनकारनेशन है आपके माने जाते हैं आपके जो है गॉड विष्णु के। और ये कंपाइलर बोल सकते हैं कि मंत्रास के जो भी आपके वेद के अंदर जो चारों वेद है ना ऋग्वेद सामवेद अथर्ववेद और ये आपका यजुर्वेद तो चारों वेद के जो आपके मंत्र जो होते हैं इनके बोल सकते हैं कंपाइलर माने जाते हैं आपके वेद व्यास जी। और ये आपके जो है उसके साथ साथ ये ऑथर भी हैं आपके जो है 18 पुराण। पुराणों की संख्या पूछी जाती है, पुराणों की संख्या कितनी है आपके जो 18 पुराण, जैसे वायु पुराण हो गया, मत्स्य पुराण हो गया, तो ये आपके टोटल आपके 18 पुराणों की संख्या है। क्लियर। और ये आपके जो है ब्रह्म सूत्रराज के भी आपके ये बोल सकते हैं कि ऑथर माने जाते हैं आपके जो महर्षि वेदव्यास जी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। और ये इंपॉर्टेंट स्लाइड मैंने इंक्लूड किया जहां से आपके एग्जाम से क्वेश्चंस पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। जैसे आपसे पूछा जाता है अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? आपके जो अर्थशास्त्र के लेखक आपके जो है वो कौटिल्य चाणक्य, इनको हम विष्णुगुप्त के भी नाम से जानते हैं। और इंडिका के लेखक आपके जो है मेगास्थनीज थे और ये आपके मौर्य किंगडम में रहते थे। बोल सकते हैं कि जो है मौर्य दरबार में आपके जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे आपके ये मेगास्थनीज। क्लियर। ये आपको याद रखना है। 4 वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद और ये आपके जो है पुराण के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन है और ये आप भगवत गीता और रामायण के बारे में मेंशन है। हर्ष चरित्र की बोल सकते हैं कि आपका ये बायोग्राफी है जिसकी रचना बाणभट्ट ने करी थी और ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि आप बोल सकते हैं कि आपके बाणभट्ट जी थे। क्लियर। और ये फॉरेन ट्रेवलर्स आपके फाहियान और ये वेनसांग उन्होंने जो है डिटेल उन्होंने जो है रचना करी थी, कुछ पॉइंट्स लिखे थे। वेनसांग बेसिकली हर्षवर्धन के शासन काल में आए थे। एच फॉर वेनसांग एंड एच फॉर हर्षवर्धन। आपको बताना कि फाहियान किसके शासन काल में आए थे इंडिया?
क्लियर। और ये आपके संगम टेक्स्ट, ये आपसे पूछा जाता है कि आपका जो है ये तमिल में लिखा गया है साउथ इंडिया में, और ये आपका जो है 3 संगम्स आपके जो है देखने को मिलते हैं, और ये आपसे पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये पॉइंट है। शिल्पादिकरम और ये आपका जो है मनी मेकलई, ये आपसे पूछा जाता है। 2 फेमस आपके जो है तमिल एपिक्स है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। सुल्तान महमूद जो इंडिया आए थे, बोल सकते हैं कि जो है किस सिटी से बिलोंग करते थे आपके अफगानिस्तान के, गजनी या फिर जलालाबाद या फिर काबुल या फिर कांधार, तो ये बेसिकली गजनी से बिलोंग करते थे। ऑप्शन आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ये आपके महमूद गजनी थे, आपके जो है सुबुक्तगीन के लड़के हुआ करते थे। क्लियर। और ये बोल सकते हैं कि जो है ये टाइटल जो आपका महमूद गजनी जो है, बोल सकते हैं कि क्वाइंस पे देखने को नहीं मिलता है, ये सिंपली आपका डेजिग्नेशन था आपका जो है एज अमीर महमूद, उनके क्वाइंस पे देखने को मिलता है अमीर महमूद। क्लियर। उन्होंने जो है जयपाल के साथ लड़ाई लड़ी थी, ये पूछा जाता है। उन्होंने, उनकी लड़ाई हुई थी जयपाल, पाल डायनेस्टी के आपके किंग हुआ करते थे आपके जयपाल 1001 CE में। क्लियर। और ये आनंद पाल से भी उनकी लड़ाई हुई थी, बोल सकते हैं कि पंजाब में, जब वो इंटर कर रहे थे, इंटर करने से पहले, बिफोर एंटरिंग पंजाब। क्लियर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख सकते हैं। और ये जो आपका जो इंटरफेस हुआ था, उनकी आर्मीज की विजय भी हुई थी, बोल सकते हैं कि आनंद पाल की आर्मीज की, कहाँ पे आपके जो है इंडस रिवर में। क्लियर। इंडस रिवर के बोल सकते हैं कि नजदीक में, और ये बोल सकते हैं कि अपर इंडस, ये आपको देखने को मिला था 1006 CE में उनकी ये विजय हुई थी अपर इंडस रीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट ये स्लाइड है, यहाँ से भी आपके एग्जाम से क्वेश्चंस पूछा जाता है। ट्रैवलर्स का नाम देकर कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि आपके ट्रैवलर, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा अल बरूनी, अल बरूनी कहाँ से आया था, जो अल बरूनी आपका जो है उज्बेकिस्तान के रहने वाले थे। क्लियर। और ये मार्को पोलो पूछा गया आपके एग्जाम्स में, ये इटली के आपके जो है ये ट्रैवलर्स थे। मार्को पोलो कब आए थे, 1254, ये उनका ड्यूरेशन दे रखा है, इनका जीवन काल, ये आपको इस पे फोकस नहीं करना है। मार्को पोलो इटली से आए थे, ये पूछा गया आपके एग्जाम्स में। इब्न बतूता आपके जो MBT मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे, उन्हीं के शासनकाल के समय इंडिया आए थे, और ये कहाँ से आए थे, मोरक्को से आए थे। क्लियर। और ये आपके जो है ये कमाल अल-दीन जो है, आप बोल सकते हैं कि आपके जो है ये समरकंद से आए थे 15वीं सेंचुरी में। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उस पर्टिकुलर ईयर का नाम आपको बताना है जिस ईयर में आपके लैंगबोर्न ने बेसिकली जो है रिफॉर्म करी थी लेविस कॉन्सेप्ट को, जिसमें बोल सकते हैं कि जो आपका आइडिया जो था बेसिकली आपका स्टेबल क्यूबिकल अरेंजमेंट, जो आपके ऑक्टेट रूल का, उसमें उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था टर्म, किस टर्म को इंट्रोड्यूस किया था, कोवैलेंट बॉन्ड। और ये कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, मान लीजिए कि जब केमिकल जो आपके कंपाउंड्स जो होते हैं उनके बीच जो है बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो बॉन्ड का जो फॉर्मेशन जो होता है आपके, बोल सकते हैं कि जो है 2 इंपॉर्टेंट्स आपको याद रखना है आपके जो है टाइप्स ऑफ बॉन्ड। जैसे कि आपका आयनिक बॉन्ड हो गया, आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर्स के द्वारा जो बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है उसे बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। जैसे कि सोडियम क्लोराइड में जो हमें देखने को मिलता है आयनिक बॉन्ड। लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है ना, कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है, इसमें बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग आप ऐसा बोल सकते हैं। इस इमेज में आप देखिए, यहाँ पे देखिए Cl2 के बीच, क्लोरीन के बीच क्या हो रहा है कि बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। क्लोरीन के बोल सकते हैं कि आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। और ये आपका एक क्लोरीन है, जैसे मैं Cl2 की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 4, और ये 5 6 7। क्लियर। तो 1 इलेक्ट्रॉन की क्या होगी कि आपकी ये बोल सकते हैं कि शेयरिंग होगी, और जब ये शेयरिंग होगी तो यहाँ पे इसके पास भी, क्लोरीन के भी पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और इस क्लोरीन के भी पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो बेसिकली जब 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो आपका जो है Cl2 बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ। तो इस टाइप का जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसे हम कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपसे पूछा गया था क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बेसिकली आपका 1919 में आपका ये बेसिकली ये लैंगबोर्न ने इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को जो इंट्रोड्यूस किया था। क्लियर। इसका आंसर आपका फर्स्ट हो गया। और ये जो आप कटिंग देख रहे हैं, आप बोल सकते हैं कि ये क्लास 11th NCERT से आपको देखने को मिलेगा, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर नाम के चैप्टर में आपका ये कटिंग देखने को मिलेगा। तो SSC किस लेवल पे जाकर के आपसे क्वेश्चन पूछ रही है, आई थिंक आप ये समझ पा रहे होंगे। आपको क्लास 10th NCERT में आई थिंक ये पॉइंट देखने को नहीं मिलेगा, ये वाला कॉन्सेप्ट। ये लैंगबोर्न ने जब ये ईयर आपसे पूछा है, कोवैलेंट बॉन्ड का तो कॉन्सेप्ट दे रखा है, लेकिन ये आई थिंक ये नहीं दे रखा है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन है, इसलिए मैंने इस पर्टिकुलर बोल सकते हैं कि जो है इमेज को मैंने आपके साथ डिस्कस किया, जिससे आपके अंदर एक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आएगी कि जब भी मैं कोई पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूँ जो इस पर्टिकुलर सीरीज में, आपको हर एक पॉइंट पे फोकस करना है, क्योंकि क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। मैं अपने आप से क्वेश्चंस को नहीं बना रहा हूँ, जो आपके कमीशंस के द्वारा ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, उन्हीं सारे क्वेश्चंस को मैं अपने अकॉर्डिंग आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपका जगोई और उसके बाद से आपका ये सोलोम जो होता है बेसिकली आपका टू मेन डिवीजन होता है किस क्लासिकल डांस के, भरतनाट्यम, ओडिशी या फिर मणिपुरी या फिर मोहिनीअट्टम। तो क्लासिकल डांस के बारे में आपको बता चुका हूँ, ये आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु में भरतनाट्यम, ओडिशी उड़ीसा में, मणिपुरी मणिपुर में, और ये आपका जो है मोहिनीअट्टम आपको केरल में देखने को मिलेगा। क्लियर। तो इसका आंसर बेसिकली जो आपका मणिपुरी हो जाएगा। इस डांस के आपके जो है टू डिवीजन देखने को मिलते हैं, जगोई और आपके जो है सोलोम। क्लियर। और यहाँ पे देख भी सकते हैं, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। क्लियर। आप इसको रीड कर सकते हैं जब आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा तो। और ये आपके जो गुरु केलू शरण मोहोपात्रा जी हैं, ये बेसिकली इनको जो है अवार्ड किया गया था, दिया गया था पद्म विभूषण 2000 में। और ये आपके एक्सपोनेंट बोल सकते हैं कि किस क्लासिकल ये आपके जो है डांसर हैं, किस क्लासिकल डांस के इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं कि आपके एक्सपोनेंट है, कथकली या फिर एक ओडिसी या फिर कथक या फिर मोहिनीअट्टम। तो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जा रहा है इनके बारे में। गुरु केलूचरण मोहोपात्रा जी के बारे में, आपके ओडिशी के एक्सपोनेंट डांसर थे। आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आपको बेसिकली बताना है कि जो आपका ये बेसिकली कितना मनी जो है बेसिकली रेसिपिएंट को दिया जाता था एकेडमी अवार्ड जो है, ये आपका जो 2019 में कितना मतलब कि दिया गया था। क्लियर। ये आपका जो है 1 लाख या फिर 4 लाख या फिर 2 लाख या फिर 3 लाख। तो बेसिकली 1 लाख जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड आप दिया जाता है। आपको बेसिकली इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करना है। ये आपका जो है ये प्रत्येक ईयर जो है बेसिकली ये आपका दिया जाता है। 1954 में बेसिकली इस पर्टिकुलर ईयर को पर्टिकुलर जो आपका ये अवार्ड जिसको स्टैब्लिश किया गया था साहित्य अकेडमी अवार्ड। और ये पहले स्टार्टिंग में जो है बेसिकली कितना दिया जाता था अमाउंट 5000 दिया जाता था। उसके बाद से जो है 10,000 हुआ आपका 1983 से, उसके बाद से 25,000 हुआ आपका 1988 से, और ये आपका जो 40,000 हुआ 2001 से, और ये 50,000 हुआ आपका 2003 से, और ये आपका जो 1 लाख अब इस पर्टिकुलर जो है आपका ये दिया जाता है 2009 से। 2009 से जो रिसिपिएंट को जो 1 लाख दिया जाता है, ये पर्टिकुलर आपको याद रखना है। पहली बार ये अवार्ड जो है आपका 1955 में दिया गया था और इस अवार्ड इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1954 में। क्लियर। साहित्य अकादमी अवार्ड के बारे में किसमें दिया जाता है तो 22 लैंग्वेज के साथ साथ जो आपका ये मेंशन जो 8 शेड्यूल में आपको लैंग्वेज का पार्ट देखने को मिलेगा, साथ के साथ इंग्लिश और ये राजस्थानी लैंग्वेज में भी दिया जाता है। क्लियर। तो पुण्यकोटि दत्तू योजना के ब्रांड एम्बेसडर किसको जो है अपॉइंट किया गया था। ये बेसिकली पुण्यकोटि दत्तू योजना जो है बेसिकली कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। इसके ब्रांड एम्बेसडर बेसिकली जो अपॉइंट किए गए थे आपके सुदीप। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ये आपका जो पुण्यकोटि दत्तू योजना जो है बेसिकली काउ को एडॉप्शन आपका ये प्रोग्राम होता है, काउ एडॉप्टेशन प्रोग्राम, और ये फ्लैगशिप इनिशिएटिव है बेसिकली चलाया जाता है आपका जो है ये कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा। इसका मोटिव ये होता है कि जो भी सिटीजन्स जो होते हैं आपके वो हेल्प करे किसको प्रिजर्व करने के लिए, काउस के साथ साथ, और उसके साथ साथ इकोनॉमिकली उनको जो है क्या मिला जाए, उनको जो है इकोनॉमिकली उसको गौशाला जो होता है ना गायों को जहाँ पे बांधा जाता है वो उसे गौशाला बोलते हैं। तो ये बेसिकली उसको स्ट्रेंथन करने की बात की जाती है इस पर्टिकुलर योजना में, पुण्यकोटि दत्तू योजना में। क्लियर। और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं इनके ब्रांड एम्बेसडर इनको अपॉइंट किया गया था सुदीप जी को। और ये सेकेंड वॉल्यूम जो है आपका अकबरनामा का, ये बेसिकली उसमें आपको रिकॉर्डेड देखने को मिलेगा। सेकेंड वॉल्यूम में क्या देखने को, किसका रिकॉर्ड देखने को मिलता है, अकबर्स के एंसेस्टर्स का या फिर अकबर्स के एडमिनिस्ट्रेशन का या फिर जो है इवेंट्स ऑफ अकबर एन या फिर जो है अकबर्स बैटल्स। तो ये बेसिकली आपका जो है क्या देखने को मिलता है, इवेंट्स ऑफ अकबर रेन। ये बेसिकली आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे फोकस कीजिए, यहाँ पे मैंने सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपका अकबरनामा से रिलेटेड यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। अबुल फजल जो इन्होंने बेसिकली जो अकबर के जो है ये आपके दरबारी कवि थे, आप ऐसा बोल सकते हैं। ये 3 वॉल्यूम्स में अकबर के रेन की हिस्ट्री को उन्होंने जो है वो राइट किए हैं, उन्होंने उनके द्वारा रचना किया गया है। क्लियर। और इनके टाइटल दिया है अकबरनामा। फर्स्ट वॉल्यूम बेसिकली डील्स करता है अकबर के एंसेस्टर, जो अकबर के एंसेस्टर्स जो है आपका ये फर्स्ट आपका जो है वॉल्यूम में देखने को मिलता है। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है सेकेंड वॉल्यूम, तो सेकेंड वॉल्यूम में क्या देखने को मिलता है, सेकेंड वॉल्यूम में आपको रिकॉर्ड देखने को मिलेगा इवेंट्स ऑफ द अकबर रेन। और ये क्लास 6 एनसीईआरटी का एक कंटेंट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। आप बोल सकते हैं कि लाइन टू लाइन यहाँ से एनसीईआरटी से आपके एग्जाम से क्वेश्चंस पूछे गए। सेकेंड वॉल्यूम रिकॉर्डेड द इवेंट्स ऑफ द अकबर रेन्स। समझ में आ रहा है ना कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। एनसीईआरटी मस्ट है, आपको पढ़नी ही पड़ेगी। थर्ड वॉल्यूम जो है बेसिकली आपका जो है आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है और ये बेसिकली डील्स करता है अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन जो है बेसिकली आईने अकबरी में आपको देखने को मिलेगा। क्लियर। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इनको खुद से रीड कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आपको बताना है जो लोकल विंड के बारे में, इसमें से कौन सा आपका विंड जो लोकल है, लोकल विंड है, लू, वेस्टर्लीज या फिर मानसून या फिर स्टर्लीज। तो लू बेसिकली आपका जो है ये लोकल विंड की कैटेगरी में आता है।
ये आपके ट्रेड विंड जो होते हैं ना, इसे हम बेसिकली किसके नाम से जानते हैं, इसे हम ट्रॉपिकल स्टर्लिस कहते हैं। क्लियर। और ये स्टर्लिस आपसे पूछा गया था, इसलिए मैंने ट्रेड विंड के बारे में आपसे डिस्कस कर रहा हूं मैं। तो इसको हम बेसिकली ट्रॉपिकल स्टर्लिस के भी नाम से जानते हैं, ट्रेड विंड या फिर ट्रॉपिकल स्टर्लिस, एक ही बात हुई। और ये बोल सकते हैं आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलेगा, और ये विंड्स बेसिकली आपका जो है राइट में ब्लो करता है, और ये जब का आपके साउदर्न हेमिस्फीयर में बेसिकली ये ब्लो करता है लेफ्ट में। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये आपका ये ब्लो करेगा, इट मींस ये इसका डायरेक्शन क्या होगा, राइट में, और ये आपका जो साउदर्न हेमिस्फीयर में इसका ये जो डायरेक्शन क्या होगा, लेफ्ट में होगा। और ये कोरियोलिस इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, और उसके साथ साथ ये फेरल्स लॉ इसके इफेक्ट की वजह से हमें ऐसा देखने को मिलता है। क्लियर। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां से आपको देखने को मिलेगा इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेसिकली जो है आपको देखने को मिलेगा, कहां से, आपको सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरियाज में। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ट्रॉपिकल विंड से रिलेटेड। वेस्टर्लीज के बारे में आप याद रखेंगे कि जो भी आपका प्रिवेलिंग विंड्स जो होता है, जो आपका ब्लो करता है कहां से, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट ये आपका ब्लो करता है, आपका ये वेस्टर्लीज, इसका डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट होता है, और इसे हम वेस्टर्लीज के नाम से जानते हैं। और ये आपका जो है मिडिल लैटिट्यूड में आपको देखने को मिलेगा, ये आपका जो वेस्टर्लीज फ्लो करता है, और बिटवीन 30 डिग्री टू 60 डिग्रीज आपका लैटिट्यूड पे, 30 टू 60 लैटिट्यूड। आप समझ रहे हैं ना, लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, आपका ये ऐसा जो आपका लेटा होता है उसे लैटिट्यूड बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड आपका ऐसा होता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका ये ज्योग्राफी में। और इस विंड्स को बेसिकली जो है ये आपके जो इसको इस नाम से जानते हैं, वेस्टर्लीज को एंटी ट्रेड्स के भी नाम से जानते हैं। और ये जो वेस्टर्लीज आपका ओरिजिन होता है कहां से, आपका जो है जहां पे आपको देखने को मिलेगा हाई प्रेशर, और ये आपका जो हॉर्स लैटिट्यूड, और उसके साथ साथ ये मूव करता है किसके तरफ, पोलर रीजन की तरफ, और ये जनरली आप बोल सकते हैं कि आपका ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होता है। क्लियर। लोकल विंड्स क्या होता है, लोकल विंड्स बेसिकली आपका ये किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन में आपको देखने को मिलेगा, और ये डे में या फिर पर्टिकुलर बोल सकते हैं कि डे या फिर जो है टाइम या फिर ईयर में आपको देखने को मिलेगा, और ये आपके स्मॉल एरियाज में आपको देखने को मिलता है बेसिकली आपका ये लोकल विंड। ये बोल सकते हैं कि लैंड और उसके साथ साथ ये सी ब्रीज भी आपका लोकल विंड की कैटेगरी में आता है, लेकिन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आपको लू देखने को मिलेगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट लोकल विंड्स होता है। क्लियर। लू के बारे में आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया था, मैच करना है बेसिकली, ये आपका क्वेश्चन जो बायोलॉजी से पूछा गया था, और ये बोल सकते हैं कि सेल टॉपिक से पूछा गया था, ऐसा बोल सकते हैं। मैच करना है, यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स का नेम मेंशन है, यहाँ पे उसके फंक्शन का मेंशन है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को बेसिकली हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, तो ये आपकी इसकी मैचिंग हो जाएगी एनर्जी जनरेशन से। और ये राइबोसोम्स को बेसिकली इसमें क्या होता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, तो प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान ये बेसिकली आपको ये इसका फंक्शन हो जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस। न्यूक्लियस जो होता है बेसिकली आप कर सकते हैं रेगुलेशन ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द सेल, ये आपका इसके साथ मैचिंग हो जाएगी। ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं न्यूक्लियस को। लाइसोसोम्स को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अ सेल, इट मींस सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं इसे। तो इसके हिसाब से आपका मैचिंग क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। 1 का आपका ये फोर्थ हो जाएगा, 1 का फोर्थ आपका जो है इट मींस डी, 1 का डी आपका यहाँ पे मैच है। क्लियर। 1 का डी से आपका ये सेकंड का ए हो गया, और ये आपका थर्ड का बी हो गया, और ये आपका फोर्थ का 80 हो गया। क्लियर। मैं आपके जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल से मैंने सारे के फंक्शंस आपके साथ में अभी इसी वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, केवल आपको अच्छे से बहुत टकटकी लगा करके इस पर्टिकुलर वीडियो को एंजॉय करना है। यहाँ पे देखिए माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, इसके जो है 2 मेम्ब्रेन्स कवरिंग आपको देखने को मिलेगा, एक आउटर कवरिंग और एक इनर मेम्ब्रेन, इट मींस आप बोल सकते हैं कि इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। ये आपका जो इनर मेम्ब्रेन हुआ, और ये आपका जो आउटर मेम्ब्रेन हुआ। और उसके बाद से आपको देखने को मिलेगा इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है एक क्रिस्टी जो होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होता है, इसे हम क्रिस्टी के नाम से जानते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, क्रिस्टी के नाम से जानते हैं, ये क्रिस्टी होगा। और ये इसी के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है, ये माइटोकॉन्ड्रियल। और माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए भी पाया जाता है, ये पूछा जाता है कि किस सेल ऑर्गेनेल्स में जो है डीएनए पाया जाता है, तो आपको याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखने को मिलता है, क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए पाया जाता है, इन दोनों में सेल ऑर्गेनेल्स में आपको डीएनए देखने को मिलेगा। और ये आपके जो है मैट्रिक्स ग्रेन्यूल्स देखने को मिलेगा, और ये राइबोसोम्स भी इसमें प्रेजेंट होता है, 70s राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है इसमें। राइबोसोम्स आपके 2 टाइप्स के होते हैं, 70s एंड 80s। तो 80s राइबोसोम्स आपके यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम्स होता है वो 70s होता है। इसलिए कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रोकैरियोटिक सेल विद इन यूकैरियोटिक सेल। एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक प्रोकैरियोटिक सेल जो बेसिकली आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो इसमें कुछ खूबियां पाई जाती हैं जो आपका यहाँ पे मेंशन मैंने भी किया है। ये आपका आउटर मेम्ब्रेन आपका पोरस होता है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन आपका डीपली फोल्डेड होता है। इनर मेम्ब्रेन ही आपका क्रिस्टी का फॉर्मेशन करता है, इनर मेम्ब्रेन ही आपका जो है ये क्रिस्टी का फॉर्मेशन करता है, आपको ऐसे ध्यान रखना है। और ये आपका जो
एनर्जी रिक्वायर्ड जो होता है वेरियस केमिकल एक्टिविटीज के लिए, वो बोल सकते हैं कि आपका ये लाइफ में माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही रिलीज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ द एटीपी। एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आप बोल सकते हैं कि करेंसी ऑफ एनर्जी से कहते हैं, ये आपका करेंसी ऑफ एनर्जी होता है किसी भी सेल का, एटीपी। एनर्जी जो प्रोड्यूस जो होती है वो एटीपी के फॉर्म में होती है एक सेल के अंदर, और इस एनर्जी के द्वारा बेसिकली आपका स्टोर किया जाता है। और ये बोल सकते हैं जो भी आपके न्यू केमिकल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है मैकेनिकल वर्क में, वो बेसिकली आपको इस पर्टिकुलर जो आपका एनर्जी जो स्टोर होता है एटीपी के फॉर्म में, इसका यूज किया जाता है। क्लियर? माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे आपको भूख लगती है तो एटीपी आपका डाउन हो गया, आपका एटीपी खत्म हो गया, आप खाना खाएंगे तो एटीपी जनरेट होगा, फिर से आप काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये आपका जो ऐसा फंक्शन आपको सेल के अंदर देखने को मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया में आपके जो भी स्ट्रेंजेस ऑर्गेनेल्स आपको देखने को मिलते हैं, इसका अपना खुद का जो है डीएनए और खुद का राइबोसोम्स होता है। 70s राइबोसोम्स होता है। कभी पूछ ले आपसे कि एग्जामिनर किस टाइप का राइबोसोम्स होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, 70s का होता है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया बोल सकते हैं कि अपना खुद का जो है ये एबल होता है, खुद का प्रोटीन बना सकता है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रह सकता, मतलब कि नहीं, वो अपना खुद का भी वो इंडिपेंडेंट प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि उसके पास डीएनए भी प्रेजेंट है और उसके साथ उसके पास जो है राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है। और राइबोसोम्स जानते हैं कि वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आपका ये रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर? लाइसोसोम्स स्ट्रक्चरली आप बोल सकते हैं कि मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होता है, और इसी सैक्स के अंदर बोल सकते हैं कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स आपके देखने को मिलेंगे। फिर यहाँ पे देखिए आपका जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम मिक्सचर इसके अंदर देखने को मिलता है, लिपिड का लेयर देखने को मिलेगा, और ये आपका जो है ये आपका जो ग्लाइकोसाइलेटेड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इसमें भी प्रेजेंट होता है, ये हमें देखने को मिलता है। ये लाइसोसोम्स का एक इंपॉर्टेंट सा डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हैं। और लाइसोसोम्स के बारे में बेसिकली यही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे हम सोसाइटल बैक ऑफ द सेल कहते हैं। और ये आपका ये डैमेज जो होता है बेसिकली आपका ये खुद से क्या होता है कि बर्स्ट हो जाता है, और इसमें जो भी डाइजेस्टिव जो एंजाइम जो होते हैं वो डाइजेस्ट कर लेते हैं अपने ही सेल को, इसलिए इसे बोलते हैं सुसाइडल बैक ऑफ द सेल। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया वो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं आपके साथ डिस्कस किया, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना, जो आपका डाइजेस्टिव एंजाइम जो आपका प्रेजेंट जो होता है ना, वो किसके द्वारा बना होता है? तो RER के द्वारा बना होता है। RER क्या होता है? RER बेसिकली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आप कहेंगे कि क्या होता है, आपको देखने को मिलेगा उस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर? और ये आपका जो है नेक्स्ट आपके ऑप्शन में मेंशन था न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को बेसिकली हम ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं, और ये बेसिकली आपका यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेगा। ये न्यूक्लियर एनवेलप होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, और ये उसके बाद से न्यूक्लियर लैमिना, देन आफ्टर न्यूक्लियोलस, ये सेंटर में होता है, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। इसकी डिस्कवरी जो किसने करी थी न्यूक्लियोलस की? फॉन्टाना। लेकिन न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। और ये आपको देखने को मिलेगा क्रोमेटिन थ्रेड होता है, और ये आपको न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। अगर आप स्टार्टिंग से मेरे वीडियोस को फॉलो करते आ रहे होंगे पार्ट नंबर 1 से लेकर के पार्ट नंबर 12 तक, तो मैं ऑलरेडी ये पॉइंट्स में डिस्कस किया है आपके जो है नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में, आप ऐसा बोल सकते हैं प्रीवियस या फिर सेट 10 या 11 में मैं डिस्कस किया हूँ ये पर्टिकुलर पॉइंट्स को। ये आपको न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? आपको न्यूक्लियस के अंदर ये लिक्विड भरा होता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इससे क्या होता है कि आपका अटैच होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जब राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक आपके 2 टाइप्स के होते हैं, RER होता है और एक आपका SER होता है। तो RER को बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER को बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपका राइबोसोम्स आपका क्या होता है कि आपका एब्सेंट होता है, वहां पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये आपके न्यूक्लियर पोर्स है जो एक्सचेंज करने में बोल सकते हैं कि जो आपका न्यूक्लियोप्लाज्म और ये आपका साइटोप्लाज्म में, बेसिकली साइटोप्लाज्म के अंदर ही तो आपका न्यूक्लियस होता है, तो उसको एक्सचेंज करने में आपके न्यूक्लियर पोर्स क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। क्लियर? और ये आपका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, न्यूक्लियर के अंदर आपको क्रोमोसोम्स देखने को मिलेगा, रॉड शेप्ड होता है बेसिकली आपका ये, जब आपका सेल जब ये डिवाइड्स के लिए तैयार होता है तब ये क्रोमोसोम्स आपको ये देखने को मिलेगा। पहले तो आपका जो है ये क्रोमेटिन थ्रेड ही होता है, क्रोमेटिन थ्रेड आगे चल करके क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट होता है जब सेल आपका डिवाइड होना होता है। तो क्लियर? और ये क्रोमोसोम्स आपका जो है डीएनए और प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। डीएनए मींस व्हाट? इट इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और ये बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन नेसेसरी इसके पास होता है कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल्स के, जो भी इंफॉर्मेशन जो होता है वो डीएनए में आपका ये बोल सकते हैं कि इनके पास ये बेसिकली डीएनए इसको धारण करता है। क्लियर? इसका फंक्शनल सेगमेंट जो होता है डीएनए को बेसिकली हम किसके नाम से जानते हैं? जीन्स। जीन्स क्या होता है? आपसे पूछा जाता है जीन्स क्या होता है, आप यहाँ पे इमेज पे देखिए, ये बेसिकली आपका फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का कोई टुकड़ा ही होता है जो आपका क्या होता है कि वो फंक्शनल, मान लीजिए कि जितने भी आपके बॉडी में डिफरेंट आपके बोल सकते हैं कि आपके कैरेक्टर्स होते हैं, और पर्टिकुलर आपके जो जीन के द्वारा जो है वो डिटरमाइन किया जाता है। मान लीजिए कि ब्राउन आइज है, तो ब्राउन आइज के लिए एक पर्टिकुलर जीन आपका रिस्पॉन्सिबल होगा,
तो ये बेसिकली आपका जो सेगमेंट ऑफ डीएनए ही होता है, इसे हम जीन के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो आई होप आपको समझ में आया होगा बेसिकली क्रोमेटिन थ्रेड क्या होता है, डीएनए क्या होता है। और डीएनए तो आपका ये सेगमेंट ऑफ डीएनए होगा, और ये क्रोमेटिन थ्रेड आपका पतला होता है बिल्कुल सेल डिवाइड होने से पहले, और यही क्रोमेटिन थ्रेड आपका जो क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मोटे हो जाते हैं जब इनको डिवाइड होना होता है। इस टाइप का आपका ये इमेज होता है। ये बेसिकली सेंट्रोमियर से बेसिकली दोनों इसके आर्म्स जो होते हैं ना, ये बेसिकली इसको हम आर्म्स बोलते हैं, ARMS, आर्म्स भुजा होता है ये आपका क्रोमोसोम्स का। और ये सेंट्रोमियर से दोनों आर्म्स इनके क्या होते हैं कि आपके ये अटैच होते हैं। डिफरेंट इसके टाइप्स भी होते हैं इसका लोकेशंस के बेस पे, सेंट्रोमियर के बेस पे। क्लियर? तो वो उतना मैं डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, बस केवल आपको याद रखना है ये वाला कॉन्सेप्ट, सेंट्रोमियर से अटैच होता है और ये ब्रांच आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? और उसी के साथ आप बोल सकते हैं कि आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। 25 और लास्ट क्वेश्चन है आपका ये, किस स्टेटमेंट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था नोवेल चीफ मिनिस्टर्स ब्रेकफास्ट स्कीम सितंबर 2022 में? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या फिर हिमाचल प्रदेश? तो बेसिकली ये स्कीम किसका था? तमिलनाडु का स्कीम था ना, ये तमिलनाडु स्टेट का था। क्लियर? ये चीफ मिनिस्टर के द्वारा ये पर्टिकुलर आपका ये स्कीम लॉन्च किया गया था। ये आपके जो 1545 गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में आप ऐसा बोल सकते हैं। क्लियर? इसी के साथ आपका एसएससी सीजीएल टायर 1 2022 का एक प्यारा सा कंपाइलेशन, जो आप बोल सकते हैं 25 क्वेश्चंस का एक डिटेल डिस्कशन, ये आपका ये कंप्लीट होता है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, प्रसन्न रहें, और वीडियो का फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।